दोस्तों, मैं हूं रुद्रांश खातैन और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी जो है आपके क्लास 12th का टॉपिक है और जेई नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्लियर आपका करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के बारे में आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आप आखिर तक इस चैप्टर में बने रहिएगा। चलिए अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कंटेन अ पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, ये होते हैं मिनरल्स। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें मिनरल पाए जाते हैं या फिर जिसमें मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ने वाले हैं ओर्स के बारे में। ओर्स क्या होता है? दीज आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मिनरल क्या हुए? मिनरल जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस है जिसमें मेटल पाया जाता है। और ओर क्या है? ओर एक ऐसा मिनरल है जिसमें से मेटल आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, जितने भी ओर्स रहते हैं वो मिनरल्स तो हैं पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में। अच्छा, अब हम कुछ मेटल्स के अकरेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम इज़ मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है। ठीक है, इट इज़ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, मेटल नहीं है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ के क्रस्ट में। ये आपको याद रखना है। तो इट फॉर्म्स अबाउट 8.3% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय वेट। ठीक है, तो अर्थ के क्रस्ट का जितना भी वेट है उसका 8.3% आपका एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, अच्छा माइका एंड क्लेज कंटेन एल्यूमिनियम एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। ये आपको याद रखना है कि माइका और क्लेज में भी एल्यूमिनियम पाया जाता है। मैनी जेम स्टोन्स आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3। मतलब क्या हुआ? ये आपका जो भी जेम स्टोन्स होते हैं जैसे कि रूबी हुआ, ठीक है, सफ़ायर हुआ, इसमें भी कुछ कुछ आपके Al2O3 ये Al2O3 के इम्प्योर फॉर्म्स हैं। ठीक है, जैसे कि जो रूबी रहता है उसमें क्रोमियम की इम्प्योरिटी रहती है और जो सफ़ायर रहता है उसमें कोबाल्ट की इम्प्योरिटी रहती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा आयरन के बारे में हम पढ़ते हैं। आयरन क्या है? ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है अर्थ के क्रस्ट में? वो है एल्यूमिनियम। और जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ के क्रस्ट में? वो होता है आयरन। तो आपको बस इतना याद रखना है। ये इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आगे जाके हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रिंसिपल ओर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स। ठीक है, अच्छा पहला मेटल है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का कौन सा ओर है? बॉक्साइट। AlOX OH 3 - 2X। ठीक है, तो या तो ये फार्मूला हो सकता है जिसमें x की वैल्यू जो रहती है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, या फिर ये फार्मूला होता है Al2O3.XH2O। ठीक है, तो दो तरीके से आप बॉक्साइट को आप डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा होता है आपका काओलिनाइट। ये क्या है? ये क्ले है। ठीक है, Al2OH4 Si2O5। तो ये क्ले होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड हम पढ़ेंगे आपके आयरन के बारे में। तो आयरन के कौन कौन से ओर्स हैं? हीमेटाइट विच इज़ Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को हम लोग फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये FeS2। तो ये और आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर के कौन कौन से ओर्स होते हैं? कॉपर पायराइट CuFeS2, मैलाचाइट इज CuCO3.CuOH2। फिर आता है आपका क्यूपराइट इज Cu2O। और फिर आता है आपका कॉपर ग्लांस,
ये होता है Cu2s। तो एक बार आप इनको देख लीजिए, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जिंक, जिंक के कौन कौन से ओर्स होते हैं आपके? जिंक ब्लेंडे है या फिर आपका स्फेलेराइट है, ये ZnS ठीक है, ZnS, जिंक ब्लेंडे और स्फेलेराइट, ठीक है, ये होता है ZnS। कैलामाइन, कैलामाइन में कौन सा आता है आपका? ZnCO3। जिंकाइट, जिंकाइट क्या होता है आपका? ZnO। तो ये भी जिंक के कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, पर इन सारे ओर्स से इन मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी ओर्स हमने मेटल्स के पढ़े हैं अभी, इन सारे के सारे ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना जो है ये फिजिबल नहीं होता है। The entire scientific and technological process used for isolation of metal from its source is called metallurgy। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई आपकी मेटलर्जी की, कि द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल का उसके ओर से जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमको कौन कौन से ओर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। हम सारे ओर्स से नहीं निकाल सकते हैं मेटल, ठीक है। हमको चूज़ करना पड़ता है कि हमारे जो गिवन कंडीशंस हैं उसमें हमको कौन सा ओर यूज़ करना है कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो जो आपके सर्टेन कंडीशंस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि लिए बॉक्साइट हम लोग यूजुअली एल्यूमिनियम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यूजुअली बॉक्साइट यूज़ करते हैं। एंड वी यूज़ आयरन ऑक्साइड फॉर आयरन, Fe2O3 और Fe3O4, so that poisonous gases like SO2 as in case of FeS2 are not emitted। मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन तो आपकी क्या होगी, पॉइजनस गैस नहीं रिलीज़ होगी कोई भी। पर अगर आपने FeS2 जैसे कोई भी और का यूज़ किया तो उसमें क्या होगा कि पॉइजनस गैस जैसे कि SO2 आपकी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर जिंक एंड कॉपर वी यूज़ एनी ऑफ द लिस्टेड ओर्स। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो जिंक के लिए जो ओर्स लिखे हुए हैं और जो कॉपर के लिए ओर्स लिखे हुए हैं, इन किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं अवेबिलिटी के मतलब अवेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो फॉर जिंक एंड कॉपर वी कैन यूज़ एनी ऑफ द लिस्टेड ओर डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी। तो ये आप समझ गए कि जितने भी यहाँ पे ओर दिए गए थे वो सारे ओर्स का हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो गिवन कंडीशन में जिससे मेटल सबसे आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसी का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज़ ना हो, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम के लिए यूजुअली हम बॉक्साइट का यूज़ करेंगे। आयरन के लिए अगर जब हम बात करेंगे तो हम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग FeS2 जैसे चीज़ का यूज़ ज़्यादा जल्दी नहीं करते हैं। कॉपर के लिए हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवेबिलिटी, और जिंक के लिए भी सेम कंडीशन है, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवेबिलिटी। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को हम बेनिफैक्शन भी बोलते हैं और ड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग गैंग हटाते हैं, ठीक है। गैंगू नहीं पढ़ना है, इसको गैंग पढ़ना है, ठीक है। गैंग क्या है, ये आपका अनवांटेड सब्सटेंस है आपके ओर में जो आपको हटाना है, इम्प्योरिटी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ओर्स को क्या किया जाता है, पहले उनको ग्रेड कर लिया जाता है, कौन सा लो ग्रेड ओर है, कौन सा हाई ग्रेड ओर है, ठीक है। और उनको क्रश कर दिया जाता है इनटू रीजनेबल साइज, ठीक है। उनको क्रश कर देते हैं हम इनटू द रीजनेबल साइजेस। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ द मेटल प्रेजेंट एंड दैट ऑफ द गैंग, ठीक है। तो जो भी हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हम स्टेप सिलेक्ट करते हैं फॉर कॉन्सेंट्रेशन या बेनिफैक्शन ऑफ ओर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बिटवीन मेटल एंड गैंग। मतलब इम्प्योरिटी की और मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, इस बात का हम फ़ायदा उठाते हैं मेटल और इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो पहला मेथड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको हम लोग लेविगेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटीज़, इसको आप डेंसिटी भी बोल सकते हो।
बेस्ड ऑन डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ ओर एंड गैंग। ठीक है, गैंग क्या है, इम्प्योरिटी है या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज़ यूज टू वॉश द पाउडर ओर। अब ओर को हमने क्या कर लिया था, क्रश करके पाउडर हमने बना लिया था। ठीक है, अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रनिंग वाटर डाल देंगे। तो रनिंग वाटर से क्या होगा, फिर ये जो लाइटर गैंग पार्टिकल हैं ये वॉश हो जाएंगे। ठीक है, पानी के साथ बह जाएंगे, और जो हैवियर ओर पार्टिकल हैं वो आपके पास बच जाएंगे बाद में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज़ यूज टू वॉश द पाउडर्ड ओर, द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे एंड द हैवियर वंस आर लेफ्ट बिहाइंड। तो यही आपको याद रखना है। हैवियर ओर जो रहता है, जो ओर रहता है या मेटल होता है, हमेशा क्या होगा, वो हैवी रहेगा आपके इम्प्योरिटी से, तो वो पानी के साथ नहीं बहेगा। जो आपके लाइटर गैंग पार्टिकल या इम्प्योरिटी पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि इम्प्योरिटी सेपरेट हो गई आपके ओर से। ठीक है, तो इसमें आपको, इसमें क्या हमने फ़ायदा, कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा उठाया, डिफरेंस इन डेंसिटीज़ का हमने यहाँ पे फ़ायदा उठाया, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ का यहाँ पे हमने एडवांटेज लिया है। अच्छा, अब सेकंड हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पे हम कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाएंगे, यहाँ पे हमको देखना, इसमें या तो आपका इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होगी या तो आपका ओर मैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी का हम फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें आइदर द ओर और द गैंग पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक सेपरेशन हम आयरन ओर्स के लिए ही यूज़ करते हैं। तो आयरन क्या है, ये मैग्नेटिक है, और जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी, वो नॉन मैग्नेटिक होगी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपने मेटल और इम्प्योरिटी का जो, मतलब जो ओर और इम्प्योरिटी का जो मिक्सचर है, हमने उसको क्रश करके हमने ये कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक रोलर दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपके जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, या फिर कह लीजिए जो आयरन ओर है, वो क्या होगा, रोलर के पास में गिरेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो आपके, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो रोलर से दूर गिर जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक रोलर से दूर गिरेंगे, तो ये आपको याद रखना था। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बेसिकली आयरन ओर्स के लिए यूज़ होता है। इसमें या तो इम्प्योरिटी या तो गैंग पार्टिकल आपके मैग्नेटिक होते हैं। जो मैग्नेटिक चीज़ है वो हमेशा रोलर के पास में गिरेगी, और जो नॉन मैग्नेटिक चीज़ है वो रोलर से थोड़ा दूर में गिरेगी। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं आपके फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग किस फिज़िकल प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं, इसमें इस फिज़िकल प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाएंगे कि मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल। ठीक है, जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऑयल में चले जाते हैं, और जो आपके गैंग पार्टिकल्स हैं वो पानी में चले जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जो मिनरल पार्टिकल्स हैं बिकम वेट बाय ऑयल एंड गैंग पार्टिकल्स बिकम वेट बाय वाटर। इसका मतलब हम समझेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कुछ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि कलेक्टर्स। कलेक्टर्स का है, ये ऑयली सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि पाइन ऑयल्स, फैटी एसिड, जैंथेट्स। ठीक है, दे एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ऑयली सब्सटेंसेस हैं ना, ये क्या इंश्योर करते हैं कि जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो पानी में ना घुल पाएँ। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आपका स्टेबलाइज़र के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेबलाइज़र आर बेसिकली बेंजीन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इससे फ्रॉथ का फॉर्मेशन में हेल्प होता है। ठीक है, जो आपका फ्रॉथ बनता है, जो झाग बनता है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसमें क्या एग्जांपल आते हैं स्टेबलाइजर्स के, क्रिसॉल्स और एनिलीन। ठीक है, दोनों बेंजीन कंपाउंड्स हैं। अच्छा, तो अब क्या होने वाला है कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में चले जाते हैं, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो पानी में चले जाते हैं। कैसे होता है ऐसा, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पल्प है, मतलब जो ओर प्लस ऑयल मिक्सचर है,
इसको हमने अंदर डाला, ठीक है। तो ये ट्यूब जैसी है, इसमें हमने क्या किया, एक यहाँ पे रोटेटिंग पैडल लगा हुआ है, तो इसको घुमाएंगे आप तो क्या होगा कि एयर अंदर जाएगी। तो रोटेटिंग पैडल ड्रॉज द एयर इन एंड स्टेयर्स द पल्प फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ, ठीक है। तो पल्प हमने अंदर भेजा और यहाँ पे क्या होगा, आपका रोटेटिंग पैडल के कारण एयर अंदर आएगी तो आपका फ्रॉथ बनेगा, ठीक है। तो जो आपके जो इम्प्योरिटी है वो तो वाटर में ही रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है, वाटर में ही रह जाएगी, और जो मिनरल पार्टिकल्स हैं ये ऊपर फ्रॉथ में आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखना है इतना। तो फ्रॉथ कैरीज द मिनरल पार्टिकल्स, फ्रॉथ बीइंग लाइट इज स्किम्ड ऑफ एंड इट इज़ ड्राइड फॉर रिकवरी ऑफ ओर पार्टिकल्स, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना था कि जो इम्प्योरिटी थी वो पानी में ही रह गई, यहाँ पे वाटर हमने लिया था तो उसी में रह गई, और जो आपके मिनरल पार्टिकल्स हैं ऊपर जाके फ्रॉथ में आप चले गए, ठीक है। फ्रॉथ को हमने ड्राई किया और मिनरल्स को हमने और पार्टिकल्स को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट टू ओर्स बाय एडजस्टिंग द ऑयल टू वाटर रेशियो, ठीक है। दो ओर्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय एडजस्टिंग द ऑयल टू वाटर रेशियो। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं कि हम डिप्रेसेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल पढ़ाते हैं कि जब हमको ZNS और PBS के मिक्सचर को सेपरेट करना होता है तो हम NaCN डिप्रेसेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो PBS है वो तो फ्रॉथ बना लेगा, और जो ZNS है वो क्या होगा, वो वाटर में ही रह जाएगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज जिंक फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद CN नेगेटिव आयन। जो जिंक रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग पावर है वो PB से ज़्यादा है, ठीक है, लेड से ज़्यादा है। इसलिए क्या होगा, जिंक तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वो पानी में ही रह जाएगा, और जो PBS है वो क्या होगा, वो आपके फ्रॉथ बना लेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यहाँ पे हम डिप्रेसेंट कौन सा यूज़ करते हैं, NaCN। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लीचिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो लीचिंग प्रोसेस के बारे में हमको क्या पढ़ना है, पहले तो हमको पढ़ने वाला है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसकी लीचिंग को क्या बोलते हैं, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट को इसको बोलते हैं हम लोग बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये मालूम है कि बॉक्साइट जो है ये यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इसलिए इधर लिखा हुआ है कि बॉक्साइट इज़ द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी हो सकती है बॉक्साइट में, बॉक्साइट में इम्प्योरिटीज़ हो सकती है आपकी SiO2 की, TiO2 की और आयरन ऑक्साइड्स की, ठीक है। तो ये इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है कि हम जब बॉक्साइट का हम लोग जब पाउडर बना लेंगे तो जो पाउडर डोर रहेगा उसको NaOH के प्रेजेंस में हम लोग हीट कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम डाइजेशन प्रोसेस। पाउडर्ड ओर को जब हम NaOH के साथ हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो रिएक्शन कौन कौन सी है आपकी डाइजेशन प्रोसेस में, Al2O3 रहता है, ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है और H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, NaAlOH4, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, SiO2 प्लस NaOH प्लस H2O आपका Na2SiO3 बनाता है, ये क्या है, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। और जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं आपके जैसे कि TiO2 और आयरन ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, ये इंसॉल्युबल होते हैं NaOH में, ठीक है। मतलब NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते ये, ठीक है, इसलिए इनको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो डाइजेशन में कौन कौन सी 3 रिएक्शन इन्वॉल्व है, पहला तो है आपका कि जो Al2O3 था आपका जो मेन एल्यूमिना है वो आपका NaOH के साथ और H2O के साथ रिएक्ट करके आपका सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया, तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स बन गया। सेकंड में क्या हुआ कि जो SiO2 इम्प्योरिटी थी वो NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2SiO3 बना लिया उसने, और फिर जो ये आपका बाकी कंपोनेंट्स थे वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे और उसको हमने फ़िल्टर कर लिया। तो ये 3 प्रोसेसेस थी जो डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा,
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अपना ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना था इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया, तो आपका NaSCO3 बन गया और Al2O3.XH2। ठीक है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसकी प्रेसिपिटेशन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्योर हाइड्रेटेड Al2O3 डालते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है, एट दिस स्टेज प्योर हाइड्रेटेड Al2O3 is added which induces more precipitation of Al2O3.XH2। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो सोडियम सिलिकेट है, it remains in the solution and hydrated alumina is filtered, dried and heated to give pure Al2O3। ठीक है, मतलब अब हमने क्या किया है, जो हमको Al2O3.XH2 हमको मिला, इसको हमने हीट कर दिया, तो क्या हुआ, वाटर इससे अलग हो गया और Al2O3 बन गया। तो ये चीज़ आपको बस याद रखनी है इसमें। अच्छा, अब हम एक दूसरी लीचिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। ठीक है, ये एक साइनाइड प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, ये गोल्ड और सिल्वर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, गोल्ड और सिल्वर के लिए। ठीक है, तो ये मेटल M क्या है, M या तो आपका सिल्वर हो सकता है या तो आपका गोल्ड हो सकता है। इसको हमने साइनाइड आयन के साथ रिएक्ट कर दिया। अब साइनाइड आयन आपका कहाँ से आएगा, या तो आप NaCN यूज़ करेंगे या तो आप KCN यूज़ करेंगे रिएक्शन में, उससे आपका साइनाइड आयन आ जाएगा। अच्छा, प्लस H2O प्लस O2, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, MCN2 नेगेटिव। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्लस OH नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेटल M को हम लोग प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये जो MCN2 नेगेटिव है इसको हम लोग जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जिंक बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स में से ये मेटल M को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ZnCN4 2 नेगेटिव प्लस M। ये मेटल M आपको अब प्योर फॉर्म में मिल गया, तो हम कह लेंगे कि हमने मेटल M को एक्सट्रैक्ट कर लिया प्योर फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अगर हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ठीक है, जनरली द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड एज ऑक्साइड आर ईजियर टू रिड्यूस। तो अगर कोई भी सल्फाइड ओर है कोई भी चीज़ का, और उसमें से हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सल्फाइड ओर को रिड्यूस नहीं करते हैं। हम लोग पहले सल्फाइड से ऑक्साइड बनाएंगे और फिर हम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन टू ऑक्साइड के बारे में। तो दो मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन टू ऑक्साइड के लिए। पहला है आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस और दूसरा है आपका रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कैल्सिनेशन हम लोग इन एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं और रोस्टिंग जो रहता है प्रेजेंस ऑफ एयर में किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कैल्सिनेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो कैल्सिनेशन एज इन एब्सेंस ऑफ एयर कराया जाता है और ये कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, Fe2O3.XH2 इसको हमने हीट कर दिया तो Fe2O3 प्लस XH2 बन गया। ठीक है, ZnCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, ZnO प्लस CO2 बन गया। और CaCO3.MgCO3 को अगर आपने हीट कर दिया तो CaO बन गया आपका, MgO बन गया और CO2 बन गया। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकेंड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर हम लोग करते हैं। ये हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। तो ZnS प्लस O2 ये आपका बना लेता है ZnO प्लस SO2। PbS प्लस O2 ये आपका बना लेता है PbO प्लस SO2। और Cu2S प्लस O2 इससे बन जाता है Cu2O प्लस SO2। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने पढ़ लिया आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि कैल्सिनेशन में हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर आपकी CO2 गैस रिलीज़ हो रही है जब भी आपने कार्बोनेट ओर को हीट किया है। ठीक है, और रोस्टिंग प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि हमेशा आपका SO2 गैस रिलीज़ हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, द सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर आर हीटेड इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस
वी यूज़ SiO2 टू स्लैग आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब सल्फाइड और होता है हमारे पास कॉपर का, तो उसको हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर होता है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता है। दूसरी बात, SiO2 क्या है? SiO2 एक एसिडिक फ्लक्स है। ये आयरन ऑक्साइड जो कि एक बेसिक इम्प्योरिटी है, उसको रिमूव करने में हम लोग SiO2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो कॉपर हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में हमको मिलता है वो कॉपर मैट के फॉर्म में मिलता है, विच इज़ Cu2s + FeS। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर मैट का फॉर्मूला, Cu2s + FeS। तो अभी तो कॉपर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हमको पढ़ना है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स हम कैसे करते हैं? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड के लिए हम लोग कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और हम लोग हीट कर देते हैं ऑक्साइड को उसके साथ। तो मेटल ऑक्साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उसको हमने हीट कर दिया रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, तो आपका क्या बन गया? M + CO। अब ज़रूरी नहीं है कि यही रिएक्शन होगी, ये एक मतलब बेसिक रिएक्शन आपको दी गई है कि जनरल इक्वेशन टाइप की आपको दी हुई है। ठीक है, तो टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड वी एसेंशियली नीड टू हीट इट विद द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कार्बन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप इम्पॉर्टेंट नोट एक ध्यान रखें कि जो बेसिक फ्लक्स रहता है ये आप एसिडिक इम्प्योरिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और जो आपका एसिडिक फ्लक्स रहता है वो आप बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो एसिडिक फ्लक्स है उसके क्या क्या एग्जांपल हो गए? उसका एग्जांपल हो गया SiO2 और H3PO4। और जो बेसिक फ्लक्स है उसके क्या एग्जांपल हो गए? उसका एग्जांपल है CaO और MgO। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में। तो स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, इट्स ΔG रिएक्शन शुड बी नेगेटिव अंडर गिवन कंडीशन। ये ΔG रिएक्शन क्या है? यह है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर कोई भी रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है? स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो ΔG रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? ये होता है ΔGF प्रोडक्ट्स माइनस ΔGF रिएक्टेंट्स। ये ΔGF प्रोडक्ट्स क्या है? इट इज़ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ΔGF रिएक्टेंट्स क्या है? इट इज़ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमको ΔG रिएक्शन मिल जाता है, और ये अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और अगर ΔG रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अच्छा, फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या हुआ? 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर। इस स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज कोई भी रिएक्शन का होता है वो कैसे लिखते हो आप? ये है ΔGF नॉट प्रोडक्ट्स माइनस ΔGF नॉट रिएक्टेंट्स। मतलब क्या हुआ? ΔGF नॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? इट इज़ स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और ΔGF नॉट रिएक्टेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज़ का अगर आपको ΔGF स्टैंडर्ड स्टेट में निकालना हो तो वो होता है 0। ठीक है, तो फॉर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट या फिर मोस्ट अबंडेंट जो स्टेट होती रहती है उसकी, ठीक है, उसके लिए क्या होता है? ΔGF नॉट आपका 0 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जो ऑक्सीजन रहता है वो आपका इस फॉर्म में O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, O2 गैस। तो जो O2 गैस की जो ΔGF नॉट है ये 0 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके मोस्ट कॉमनली फाउंड स्टेट में ये इसी फॉर्म में पाया जाता है, O2 गैस के फॉर्म में। ठीक है, O के फॉर्म में नहीं पाया जाता।
तो डेल्टा जी एफ नॉट फॉर O2 विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम्स के बारे में। तो एलिंगम डायग्राम्स में क्या होता है, इसमें बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कोई भी एलिंगम डायग्राम क्या है, एलिंगम डायग्राम एक ग्राफ होता है। ठीक है, डेल्टा जी एफ के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, गैस फ्री एनर्जी के चेंज के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये जो आपको याद रखना है कि जिस ऑक्साइड के फॉर्मेशन का कर्व जितना नीचे होगा वो ऑक्साइड उतना स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब अगर आप देख रहे हो 1966 केल्विन के 1966 केल्विन जो है उसके बिलो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो MgO है इट इज़ मोर स्टेबल देन SiO2। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम में देखें तो MgO इज़ मोर स्टेबल देन SiO2। ठीक है, पहला पॉइंट आप समझ गए। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो जिस मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन का कर्व जितना नीचे होगा वो मेटल उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर से पढ़ रहा हूँ, जिस मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन का कर्व जितना नीचे होगा वो मेटल उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, या फिर इसको दूसरी तरीके से बोला जा सकता है कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव लोअर गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो MgO के फॉर्मेशन का कर्व है वो SiO2 के फॉर्मेशन के कर्व के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब दैट इज़ बिलो 1966 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिलो 1966 केल्विन में जो आपका Mg रहेगा ये आपका SiO2 को रिड्यूस कर सकता है, पर जो Si है वो MgO को रिड्यूस अभी नहीं कर सकता है। पर वह जब हम 1966 केल्विन के बाद देखते हैं, ठीक है, 1966 केल्विन क्या हो गया, आपका क्रॉस ओवर टेम्परेचर हो गया। यहाँ पे बातें क्या हुई, यहाँ पे रिवर्स हो गई। अब क्या होगा 1966 केल्विन के अबव में कि जो आपका सिलिकॉन होगा वो आपके Mg को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, MgO को रिड्यूस कर सकता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो बिलो 1966 केल्विन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मैग्नीशियम आपका SiO2 को रिड्यूस कर रहा है और MgO और Si बना ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Mg है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और अगर हम अबव 1966 केल्विन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन रिड्यूसिंग नेचर का है, ये MgO को रिड्यूस करेगा मैग्नीशियम में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा SiO2 में। ठीक है, तो ये क्रॉस ओवर टेम्परेचर आपको आपका ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट पे किस ऑक्साइड के फॉर्मेशन का कर्व ऊपर है या नीचे है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द क्रॉस ओवर टेम्परेचर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आपका टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसका आपको ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग Mg है, फिर Al है, फिर Si है, फिर क्रोमियम है, फिर जिंक है, फिर कॉपर है, फिर Hg और Ag है। मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम है ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, वो सिलिकॉन को ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, वो क्रोमियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, वो जिंक के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, कॉपर के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, Hg के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है और Ag के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, पर ये जो Al है ये Mg के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर जो Al है वो Si, क्रोमियम, जिंक, कॉपर, Hg, Ag इनके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो ये लिखने का ये मतलब है ऑर्डर को, टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आप एलिंगम डायग्राम के बारे में क्या याद रखना है इधर कि जो प्रेशियस मेटल होते हैं ना उनको उनके कोई भी ऑक्साइड को आप जस्ट बाय हीटिंग वो क्या होता है, मेटल दे देते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रेशियस मेटल क्या होता है, ये आप जस्ट बाय हीटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लैटिनम हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास
HgO जैसा कोई कंपाउंड है, तो इसको क्या करोगे आप, जस्ट हीट कर दोगे तो आपको Hg मिल जाएगा इन प्योर स्टेट। ठीक है, बस इतना बात आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन की हम बात करें तो आपको टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन कार्बन। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर मोर देन 983 केल्विन की बात कर लें तो कार्बन इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन यूजिंग पायरोमेटलर्जी। पायरो मतलब क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, तो हम हीट का यूज़ करके अब मेटल का एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, ये आयरन का एक्सट्रैक्शन हम कहाँ करते हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, तो इन ब्लास्ट फर्नेस आपको ओवरऑल अगर रिएक्शन देखनी है तो क्या होती है, वो FeO प्लस C इज Fe प्लस CO, ये ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, अभी इंडिविजुअल स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली जो रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है ना, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम टेम्परेचर रेंज 500 to 883 केल्विन की बात कर लें, इसको हम रिडक्शन जोन बोलते हैं ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, रिडक्शन जोन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। तो ये क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस का सबसे अपर जोन यही होता है, रिडक्शन जोन। तो इसमें क्या होता है, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी आपको टेम्परेचर रेंज याद रखनी है, किस टेम्परेचर रेंज पे रिएक्शन हो रही है। ये 573 केल्विन टू 673 केल्विन के टेम्परेचर रेंज में रिएक्शन हो रही है। तो आपका Fe3O4 प्लस CO2 बन जाता है। ठीक है, और जब आप Fe3O4 को प्लस CO, इसे रिएक्शन कितने में, आप 773 केल्विन टू 883 केल्विन में आप प्रोसीड कराएंगे तो आपका बन जाएगा Fe प्लस CO2। अच्छा, अगर आप Fe2O3 प्लस CO ये वाली रिएक्शन इस टेम्परेचर रेंज में कराएंगे 773 केल्विन टू 883 केल्विन, तो आपके पास बन जाएगा FeO प्लस CO2। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन है आपकी रिडक्शन जोन की, जो कि सबसे अपर जोन होता है आपके ब्लास्ट फर्नेस का। एक्चुअली जो ब्लास्ट फर्नेस होती है आपकी, उसमें क्या होता है, जो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो सबसे अपर जोन होता है आपका, जो सबसे अपर जोन होता है वो होता है आपका रिडक्शन जोन। जो आपका मिडिल जोन होता है, ये वाला मिडिल जोन जो रहता है, ये होता है आपका स्लैग फॉर्मेशन जोन या कंबशन जोन। और जो आपका लास्ट में जो जोन होता है वो होता है मेल्टिंग जोन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 3 हिस्सों में आपकी ब्लास्ट फर्नेस डिवाइडेड रहती है। तो अभी हमने पढ़ा है रिडक्शन जोन के बारे में। अच्छा, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर रेंज 900 टू 1500 केल्विन। ये होता है आपका कंबशन जोन या स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो इसमें क्या होगा, आपका CO2 कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO बनेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। FeO जो रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Fe प्लस CO2 बनाता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, Fe प्लस CO2। ये होता है आपका स्पॉन्जी आयरन बनता है, आपका स्पॉन्जी आयरन बनता है। ठीक है, फिर CaCO3 को अगर आप हीट कर देते हो तो CaO प्लस CO2 बन जाता है। ठीक है, फिर अगर आप CaO को SiO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है आपका CaSiO3 बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग। ठीक है, अब CaO क्या है, CaO आपका बेसिक इम्प्योरिटी थी, तो इसको हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने एसिडिक फ्लैक्स का यूज़ किया SiO2, तो आपका स्लैग बन गया CaSiO3। ठीक है, अच्छा, अब हम टेम्परेचर रेंज 1500 टू 2100 केल्विन की बात करेंगे। इसको हम मेल्टिंग जोन बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट जोन होता है ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, सबसे लोअर मोस्ट जोन ये होता है। ठीक है,
तो इसमें जो कार्बन रहता है ये O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बनता है, ठीक है। जो FeO रहता है ये कोक के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, आपका पिग आयरन बना लेता है और CO बना लेता है। तो पिग आयरन में क्या होता है, पिग आयरन में 4% कार्बन इम्प्योरिटी रहती है और दूसरी इम्प्योरिटीज़ जैसे कि PS, SI और Mn, ये इम्प्योरिटीज़ रहती है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और दूसरे टाइप के आयरन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कास्ट आयरन, ठीक है। तो कास्ट आयरन की अगर हम बात कर लें तो उसमें 3% कार्बन होता है, ठीक है। ये बनता कैसे, इट इज़ फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग द पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है कि जो कास्ट आयरन रहता है उसमें 3% कार्बन रहता है। कैसे बनता है, बाय मेल्टिंग द पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक। तो पिग आयरन को हम लोग स्क्रैप आयरन और कोक के साथ हम लोग मेल्ट कर देते हैं, तो हमारा कास्ट आयरन बन जाता है। और जो रॉट आयरन रहता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन होता है और ये मैलिएबल आयरन रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम स्मेल्टिंग क्या होता है। स्मेल्टिंग इज बेसिकली द प्रोसेस इन विच द मेटल ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन सोर्स, ठीक है। ये स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्मेल्टिंग क्या है। स्मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल ऑक्साइड को हम किसी कार्बन सोर्स के साथ हीट करते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में, ठीक है। तो कॉपर कैसे मिलता है, इन फॉर्म ऑफ कॉपर मैट, FeS + Cu2S, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में जो है आपका कॉपर कैसे प्रेजेंट होता है, कॉपर मैट के फॉर्म में, Cu2S + FeS के फॉर्म में, ठीक है। तो अब कॉपर मैट में से हम लोग कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में कौन कौन से स्टेप्स कराए जाते हैं। पहले क्या होता है, FeS को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका FeO + SO2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब FeO को SiO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो FeO क्या हो गया, FeO एक बेसिक इम्प्योरिटी हो गई। तो बेसिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमने एक एसिडिक फ्लक्स का यूज़ किया, वो क्या है, SiO2, ठीक है। तो आपका स्लैग बन गया FeSiO3। अच्छा, अब जो आपका Cu2S था आपके पास कॉपर मैट में, उसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आपका Cu2O बन गया और SO2 बन गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, हम लोग ऑटो रिडक्शन कराएंगे, ऑटो रिडक्शन, ठीक है। इसको मेसिमराइजेशन भी बोलते हैं। तो ऑटो रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग जो Cu2S है उसको रिएक्ट कर देते हैं Cu2O के साथ, तो आपके पास कॉपर आ जाता है और SO2 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जो अब आपके पास कॉपर आएगा तो जो सॉलिडिफाइड कॉपर है ये जो है ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होती है इसमें, क्यों, क्योंकि SO2 गैस इवॉल्व होती है उसके कारण, ठीक है। तो सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस एंड इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ZnO रहता है इसका जो ओर रहता है इसको हम कोक के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और हीट कर देते हैं तो आपके पास जिंक बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। तो ये याद रखिएगा आप कि ZnO को रिड्यूस करने के लिए हमेशा हम कोक का यूज़ करते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ नहीं करते। अच्छा, दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी कि ऑटो रिडक्शन कॉपर के अलावा और कौन कौन से मेटल में हो सकता है। तो ऑटो रिडक्शन हम मर्क्यूरी में कर सकते हैं, हम लेड में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको और याद रखने हैं, 2 मेटल और आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो एल्यूमिनियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है ऑफ रिफाइनिंग, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। अब हम लोग पायरोमेटलर्जी नहीं पढ़ रहे, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। इसका यूज़ करके हम एल्यूमिनियम अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जो प्यूरिफाइड Al2O3 है इट इज़ मिक्सड विथ Na3AlF6 एंड और CaF2 विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। देखो क्या होता है
कि जो Al2O3 रहता है ये अपने आप में क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो सिर्फ इसका इलेक्ट्रोलाइट आप नहीं बना सकते, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेगी इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कंडक्टिविटी लाने के लिए हम लोग Na3Al_F6 का यूज़ करते हैं या CaF2 का यूज़ करते हैं, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि Na3Al_F6 का यूज़ करने से या CaF2 का यूज़ करने से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो Na3Al_F6 को बोला जाता है क्रायोलाइट और CaF2 को बोला जाता है फ्लोरोस्पार। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस की, तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है Al2O3 प्लस C गिव्स Al प्लस CO2। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल रिएक्शन है, पर एक्चुअल क्या प्रोसेस होती है अभी हम देखते हैं। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका Al3 पॉजिटिव है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो आपका Al बन जाएगा। ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें जो एल्यूमिनियम होगा वो Al3 पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो एल्यूमिनियम बना लेगा। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे C प्लस O2 नेगेटिव गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड C प्लस 2 नेगेटिव गिव्स CO2 एंड 4He। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या याद रखना है कि एनोड पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का भी हम डायग्राम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कॉपर क्लैंप है, ये एनोड है। ठीक है, तो एनोड किसका बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, कॉपर क्लैंप से क्या होता है, ग्रेफाइट अटैच होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो एनोड का काम करता है। और ये जो उसके बाहर में क्या होती है, स्टील केसिंग होती है विथ कार्बन लाइनिंग, ये कैथोड का काम करती है। तो ये जो स्टील केसिंग है बेसिकली बाहर की, ये किसका काम कर रही है, कैथोड की। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने मोल्टन Al2O3 प्लस Na3Al_F6 एज इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया है। तो क्या होगा कि जब आप ये प्रोसेस कराएंगे तो मोल्टन एल्यूमिनियम नीचे आ जाएगा, जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक आउटलेट है एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, आपको क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जो एनोड रहता है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी एक और आपको चीज़ याद रखनी है दैट फॉर ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस, जो आपका एल्यूमिनियम, हर 1 kg एल्यूमिनियम के लिए आपका 0.5 kg कार्बन एनोड जो है ये बर्न हो जाता है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमको कॉपर को लो ग्रेड ओर्स या स्क्रैप से हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो ग्रेड ओर बाय हाइड्रोमेटलर्जी। ये आपको याद रखनी है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर को अगर आपको लो ग्रेड ओर से एक्सट्रैक्ट करना है तो वो आप हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया सोल्यूशन कंटेनिंग CO2 पॉजिटिव आयंस इज ट्रीटेड विथ स्क्रैप आयरन और H2। तो ये आपको याद रखना है कि कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो ग्रेड और बाय हाइड्रोमेटलर्जी, इट इज़ लीच्ड आउट यूजिंग एसिड एंड बैक्टीरिया सोल्यूशन कंटेनिंग CO2 पॉजिटिव आयन। और इसको आप किससे ट्रीट करा देते हैं, आप आयरन से, स्क्रैप आयरन से और H2 से। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, CO2 पॉजिटिव आयन है, इसको आपने H2 के साथ रिएक्ट कर दिया तो आपका कॉपर बन गया और आपका 2H पॉजिटिव बन गया। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग प्रोसेसेस के बारे में। तो रिफाइनिंग में पहला आता है आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन हम कौन से मेटल्स के लिए करते हैं, फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स। जिन मेटल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डिस्टिलेशन हम कौन से मेटल्स के लिए करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, जिंक एंड मर्क्यूरी। तो जिंक एंड मर्क्यूरी का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है ये, द इम्प्योर मेटल इज इवॉपरेटेड टू ऑब्टेन प्योर मेटल एज डिस्टिलेट। अब क्या होगा, इम्प्योर मेटल जो है आपका इवॉपरेट हो जाएगा और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा।
तो ये प्रोसेस होती है आपकी डिस्टिलेशन की। ठीक है, तो ये लो बॉइलिंग मेटल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मेनली यही पूछा जाता है, जिंक एंड मर्क्यूरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो इम्प्योर मेटल रहेगा वो इवापोरेट हो जाएगा और आपका प्योर मेटल बचा रहेगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। दूसरा प्रोसेस होता है लिक्वेशन प्रोसेस। तो लिक्वेशन प्रोसेस में आपको क्या है कि जो लो मेल्टिंग मेटल होता है जैसे कि टिन, ठीक है, आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना है हर प्रोसेस का। ठीक है, तो लिक्वेशन में क्या होता है, लो मेल्टिंग मेटल जैसे कि टिन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन स्लोपिंग सरफेस, ऑन इट्स वे इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल होता है जैसे कि टिन, इसको क्या करेंगे, मेल्ट कर लेंगे। तो इसको जब आप मेल्ट करोगे तो क्या होगा, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, तो वो मेल्ट नहीं होती, तो वो सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो मेटल रहता है वो स्लोपिंग सरफेस से फ्लो करते आपका एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली इम्प्योरिटी होती है उसके जब मेटल फ्लो कर रहा होता है उस प्रोसेस के बीच में उसको सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेंगे, तो उसको आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हम लोग ये लो मेल्टिंग वाले मेटल के साथ ही आप लिक्वेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मेटल इज मेड टू फ्लो ऑन स्लोपिंग सरफेस, ऑन इट्स वे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटीज, इसका मतलब यही है। अच्छा, थर्ड प्रोसेस हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या है, जो कैथोड रहता है, कैथोड ये आपका प्योर मेटल का बनाया जाता है और यहाँ पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। और जो एनोड है ये आपका इम्प्योर मेटल का बनाया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। इसमें जो एनोड रहता है वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर क्या होगा, एनोड आपका किसका था, एनोड था इम्प्योर मेटल का, तो अब क्या होगा, जो उसमें से जो कॉपर होगा वो Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और Cu2 पॉजिटिव किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, और जो आपका कैथोड रहता है वहाँ रिडक्शन होता है, वहाँ पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर मेटल दे देगा। तो बेसिकली क्या हुआ, जो आपका प्योर मेटल था वो एनोड से कैथोड में जाके डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये लिखने का ये मतलब है। और द मोर बेसिक मेटल रिमेन इन द सॉल्यूशन द लेस बेसिक गोज टू द एनोड मड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका कुछ जो मेटल्स होते हैं, जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं ना, वो आपके एनोड मड में पाए जाते हैं। इसको हम आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे कैथोड जो है ये प्योर कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है, और जो एनोड है यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है। तो अब क्या हुआ, जो Cu2 पॉजिटिव आयंस थे वो एनोड से ये इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आपका एसिडिफाइड CuSO4 है। ठीक है, और फिर जो Cu2 पॉजिटिव आयन है ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गए। ठीक है, और ये जो एनोड है उसके नीचे में आपको एनोड मड देखने को मिलती है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो ज़्यादा बेसिक है, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है, और जो एनोड मड के जो मेटल्स हैं वो कम बेसिक हैं। ठीक है, ये कहने की बात है। अच्छा, तो एनोड मड में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं, उसमें Sb पाया जाता है, उसमें Te पाया जाता है, उसमें Pt पाया जाता है, उसमें Se पाया जाता है, उसमें Au पाया जाता है, उसमें Ag पाया जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सबाना तेरे पति से गोल्ड सिल्वर लेगी। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको। अच्छा, हम लोग जिंक को भी इसी तरीके से आप रिफाइन कर सकते हो। जिंक कैन ऑल्सो भी रिफाइंड इन सिमिलर वे, जैसे कॉपर को रिफाइन किया था आपने। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे जोन रिफाइनिंग के बारे में। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ रहती है इट इज़ मोर सॉल्युबल इन द मॉल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक आपका इंडक्शन कॉइल हीटर रहता है जो कि मोबाइल रहता है। ठीक है, और आपका एक नोबल गैस एनवायरनमेंट वाला चेम्बर रहता है, और एक मेटल रहता है बीच में। ठीक है, ये मेटल रहता है जिसको आपको रिफाइन करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि हीटर मस्ट बी मूव्ड इन सेम डायरेक्शन अगेन एंड अगेन। ठीक है, ताकि इम्प्योरिटीज़ किसी एक एंड पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए,
द इम्प्योरिटीज गेट कॉन्सेंट्रेटेड एट द वन एंड एंड दैट एंड इज कट ऑफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, इसमें जो आपका प्योर पार्ट ऑफ द मेटल रॉड, प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ द मेटल लेफ्ट बिहाइंड। अब जैसे जैसे आप हीटर मूव करेंगे उसके साथ मॉल्टन जोन भी मूव करता चला जाएगा, और मॉल्टन जोन में ही आपकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो मॉल्टन जोन है आपका यहाँ पे, इट मूव्स अलॉन्ग विद द हीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मॉल्टन जोन के जो पीछे वाला पार्ट है वो प्योर मेटल का बनता चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका इम्प्योर मेटल है, जो मॉल्टन जोन के आगे में जो पार्ट है वो इम्प्योर पार्ट ऑफ द मेटल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जोन रिफाइनिंग कौन से मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होती है? ये सेमीकंडक्टर्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो बाकी मेटल्स जिसके हमको बहुत मतलब प्योर स्टेट में मेटल आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल को क्या क्या हो गया, जर्मनी हो गया, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया और इंडियम हो गया। वेपर फेज रिफाइनिंग, टू रिक्वायरमेंट्स, मेटल शुड फॉर्म वॉलेटाइल कंपाउंड विथ अवेलेबल रिएजेंट। ठीक है, और दूसरी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये जो वॉलेटाइल कंपाउंड है शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल। ठीक है, ताकि उसकी अच्छी रिकवरी की जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए आपके दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला तो क्या है कि जो भी आपका रिएजेंट है उसके साथ मेटल रिएक्ट करके एक वॉलेटाइल कंपाउंड उसको बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि जो भी वॉलेटाइल कंपाउंड बना है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको मेटल आसानी से मिल जाए। तो पहला आपका जो प्रोसेस होता है वेपर फेज रिफाइनिंग में होता है मंड्स प्रोसेस। तो वो जो मंड्स प्रोसेस होता है ये निकल के लिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज़ किया हमने, यहाँ पे रिएजेंट हमने यूज़ किया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हमने निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो आपका क्या बन गया, निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, ये क्या होता है, वॉलेटाइल कंपाउंड होता है। फिर इसका आपने डिकम्पोजिशन करा दिया हीट करके, तो आपको निकल और CO मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको निकल मिला है ये आपको प्योर फॉर्म में मिल गया। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है वैन आर्कल प्रोसेस। तो ये आपका जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो इट इज़ यूज़फुल टू रिमूव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी। तो अगर आपके जो भी मेटल है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज अ फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं वैन आर्कल प्रोसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, जिरकोनियम को हमने आयोडीन के साथ रिएक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो रिएजेंट हमने यूज़ किया वो क्या है, आयोडीन है। आपका ZrI4 बन गया जो कि वॉलेटाइल कंपाउंड है, उसको आपने हीट कर दिया तो आपका क्या बन गया, अब जिरकोनियम और आयोडीन बन गया। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मेटल आयोडाइड आपने बनाया है इज़ डिकम्पोज्ड ऑन टंगस्टन हीटेड एट 1800 केल्विन। द प्योर मेटल डिपॉजिट्स ऑन द फिलामेंट। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है लाइन। अच्छा, और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि क्रोमेटोग्राफिक मेथड से भी हम लोग जो है मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस इतना आप याद रख लीजिए कि क्रोमेटोग्राफिक मेथड से भी हम लोग मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ एलॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम कॉपर प्लस जिंक करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ब्रास। ठीक है, ब्रास में कॉपर 60% होता है और जिंक 40% होता है। अच्छा, अगर हम कॉपर प्लस जिंक करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ब्रॉन्ज। अगर हम कॉपर प्लस निकल कर देते हैं तो आपको मिल जाता है कॉइनेज एलॉय। ठीक है, और जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर होता है 25 to 30%, जिंक होता है 25 to 30% और निकल होता है आपका 40 to 50%। और हमको एक और चीज़ मालूम है कि जिंक को हम यूज़ करते हैं फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, ताकि आयरन रस्ट नहीं करे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया और आपको ऐसे लेक्चर्स और चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स के वीडियो और चाहिए। वैसे तो मैं बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी कवर कर रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।